से की थी। कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में अगर हम बात करें, ब्लड कौन सी चीजों पे मुश्तमिल है, तो ब्लड जो है टाइप्स ऑफ ब्लड है या जो है दो चीजों से बना हुआ है। एक है फॉर्म्ड एलिमेंट जिससे बने हुए हैं जो कि सेल है, एंड दूसरा है प्लाज्मा जो कि फ्लूइड पार्ट है। फॉर्म्ड एलिमेंट में सॉलिड पार्टिकल जो ब्लड में मौजूद है, तो ये हमारे पास क्या है, ये फॉर एग्जांपल WBC, RBC एंड जो है प्लेटलेट्स, ये क्या है, दिस इज द सॉलिड पार्ट ऑफ द ब्लड। एंड आल्सो जो है फ्लूइड पार्ट जो हमारे पास मौजूद है वो प्लाज्मा है। ये ब्लड जो है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड जो है हमारे पास 60 to 80 मिलीलीटर पर केजी ऑफ द टोटल बॉडी वेट, ये जो है इसका वॉल्यूम है। प्लाज्मा जो है एक्स्ट्रा कलर की तरह है जिसमें 90% वाटर एंड द रिमेनिंग 8% डिजॉल्व्ड सॉल्यूट्स या सब्सटेंस इसमें मौजूद है। और यही जो डिजॉल्व सब्सटेंस है उसमें क्या क्या मौजूद है, 8% में से आयंस, मेटाबॉलिटीज, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज एंड प्रोटीन्स जो है इसमें शामिल है। फिर हम जो है सबसे पहले प्लाज्मा प्रोटीन विच इज द लिक्विड पार्ट, उस पे हम बात करते हैं। तो कंस्टिट्यूट 79% ऑफ द प्लाज्मा, ये प्लाज्मा की प्रोटीन है उसमें जो है 79% जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन है। एंड साथ में 3 टाइप्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, एल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजेन। एल्बुमिन जो है हमारे पास 60-80% जो है ये मौजूद होते हैं। ये हमारे पास प्रेशर की कोलाइड क्रिएट करते हैं और साथ वाटर से से कैपिलरी तक जो है ब्लड का मेंटेन करना, जो है ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करना या हमारे साथ ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, ये किसका काम है, ये एल्बुमिन का काम है। लिपिड ग्लोबुलिन हमारे पास क्या करते हैं, लिपिड को कैरी करते हैं। एंड आल्सो गामा ग्लोबुलिन्स आर एंटीबॉडीज, गामा जो ग्लोबुलिन्स हैं वो एंटीबॉडीज मौजूद हैं। फाइब्रिनोजेन सर्व एज अ क्लॉटिंग फैक्टर, फाइब्रिनोजेन जो हमारे पास मौजूद हैं वो क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो सर्व करते हैं या प्रोवाइड करते हैं। कन्वर्ट फाइब्रिन इनटू द ब्लड क्लॉटिंग, ये क्या करते हैं, फाइब्रिन को जो है वो फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन पे कन्वर्ट करते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में अहम रोल प्ले करते हैं। एंड सीरम इज अ फ्लूइड लेफ्ट इन द ब्लड क्लॉट, और अगर ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाते हैं तो यही जो सीरम फ्लूइड है वो इसी ब्लड में जो है वो रह जाते हैं। तो ये हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन थे। फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो फॉर्म्ड एलिमेंट कंपोज्ड ऑफ एरिथ्रोसाइट्स which is known as RBC, leukocytes which is known as WBC, and RBC are flattened by concave disc। और RBC जो हमारे पास मौजूद है वो एक क्या है, एक फ्लैटन डिस्क है जो कि और बाय कनकेव भी है। डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, इसका जो मेडल है वो हमारे पास जो है अंदर से थोड़ा सा खाली है और साइडों से जो है हमारे पास ये मौजूद है। अच्छा, तो आप देखें कि ये जो हमारे पास आरबीसी है जनरेटेड इन द रेड बोन मैरो, और इसकी जो प्रोडक्शन है इसको हम एरिथ्रोपाइसिस कहते हैं। और एरिथ्रोपाइसिस जो है या प्रोडक्शन ऑफ द होल आरबीसी। अच्छा, बाय द प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपाइसिस फ्रॉम द हीमोसाइटोब्लास्ट से एरिथ्रोपाइसिस हो रहा है। और एरिथ्रोपाइसिस जो है आरबीसी का जो कॉमन स्टेम सेल, ये हमारे पास एक कॉमन स्टेम सेल है, प्रोवाइड इंक्रीज्ड सरफेस एरिया फॉर द डिफ्यूजन। और ये हमारे पास प्रोवाइड करते हैं इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द डिफ्यूजन के लिए इंक्रीज सरफेस एरिया जो है ये प्रोवाइड करते हैं। लेक न्यूक्लियाई इन माइटोकॉन्ड्रिया, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियाई जो है वो नहीं है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और ये जो है हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। कंटेन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल लेट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, और ये जो है इसमें हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल मौजूद है जो कि
ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में अहम रोल प्ले करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 30 ट्रिलियंस इन द बॉडी, और ये हमारे पास 30 ट्रिलियंस इन द बॉडी में मौजूद हैं। अब जो है हमने बात की थी हेमोप्टिसिस के बारे में, hematophysis or hemophysis. Hemophysis is the formation of the blood cell from stem cells in the marrow, which are myeloid tissue or lymphoid tissue. अगर आपको याद है हमने इस पे प्रीवियस लेक्चर में भी बात की थी। हीमोपाइसिस और हेमेटोपाइसिस हमारे पास द होल ब्लड सेल की जो प्रोडक्शन है इसको हम हीमोपाइसिस कहते हैं। और ये जो है ये हीमोपाइसिस जो है वो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से बनता है। ये बात भी हम, pluripotent stem cell are further classified into two types. The first one is myeloid series and the second one is lymphoid series. तो myeloid series जो है वो bone marrow से and lymphoid है वो प्रोड्यूस होते हैं। वो बात भी हमने तफसील से की थी। अच्छा, फिर जो है अगर हम बात करें RBC increase in the number above the normal with chronic hypoxia. RBC जो है वो नंबर में इंक्रीज होते हैं with the chronic hypoxia. Hypoxia बार बार जो है हमारे पास आते हैं। Hypoxia is that condition where the low oxygen level or the lack of the oxygen level in the tissue. अच्छा, तो erythropoiesis is the formation of the RBC. erythropoiesis जो है ये RBC की स्टिमुलेशन जो है फॉर्मेशन करते हैं, स्टिमुलेटेड बाय एरिथ्रोपोइटिन। और ये जो है यही जो एरिथ्रोपाइसिस है वो एरिथ्रोपोइटिन के जरिए स्टिमुलेट होता है फ्रॉम द किडनी, जो कि किडनी से रिलीज होते हैं। ल्यूकोपायोसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द WBC। ल्यूकोपायोसिस जो है हमारे पास WBC से जो है वो रिलीज होते हैं और WBC की फॉर्मेशन है, स्टिमुलेटेड बाय अ वैरायटी ऑफ साइटोकाइंस, जिसमें डिफरेंट साइटोकाइंस जो है वो मौजूद हैं। अच्छा, एरिथ्रोपायोसिस के बारे में हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर में। 2.5 मिलियन RBC क्रिएटेड डेली। ये जो है 2.5 मिलियन RBC जो है वो डेली जो है वो क्रिएट होते हैं एंड इसका जो लाइफ स्पेन है वो अप्रोक्सीमेटली 120 डेज है। अच्छा, तो ओल्ड RBC इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। इसमें आप देखें कि इसमें जो हमारे पास ओल्ड RBC है वो क्या हो जाते हैं, वो बॉडी से रिमूव होते हैं बाय द पेगोसाइटिक सेल। पेगोसाइटिक सेल के जरिए इन लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यहाँ पे जो है पेगोसाइटिक सेल इसमें मौजूद है। अगर आपको याद है कल मैंने आपको सेल डेथ के बारे में बात की थी कि एक है नेक्रोसिस और एक है हमारे पास जो है एपोप्टोसिस है। तो नेक्रोसिस ये जो है सेल मर्डर है और एपोप्टोसिस जो है वो नॉर्मल, अगर सेल जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, सेल अगर अपने जो है उसका लाइफ स्पेन पूरा हो जाता है और इसके बाद जब ये जो है उसकी डेथ काज होती है तो इसको हम एपोप्टोसिस कहते हैं। एपोप्टोसिस इज प्रोग्राम सेल डेथ एंड नेक्रोसिस इज अनप्रोग्राम्ड सेल डेथ। नेक्रोसिस की वजह से इन्फ्लेमेशन आ सकता है, लेकिन एपोप्टोसिस की वजह से हमारे पास क्या है, इन्फ्लेमेशन काज नहीं हो सकता। आयरन रिसाइकल्ड बैक्ड इनटू द हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन, और ये जो हमारे पास आयरन रिसाइकल्ड होते हैं वो हमारे पास हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन में वापस जो है वो आ जाते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस मीन द फॉर्मेशन आर ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स का मतलब है WBC। RBC के बारे में हमने बात की है, अब हम बात करते हैं WBC के बारे में, विच इज नोन एज ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स क्या है, ये जो है WBC है आर व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, है न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस भी मौजूद है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद है एंड एमीबाइड एबिलिटी। और इसमें एमीबाइड एबिलिटी का मतलब है कि ये मूवमेंट भी कर सकता है, मोबाइल है। फॉर्म्ड इन द माइलाइड टिश्यू, और ये माइलाइड टिश्यू में बनते हैं। कैन स्क्वीज थ्रू द कैपिलरी वॉल, और ये जो है हमारे पास कैपिलरी वॉल में जो है वो स्क्वीज हो जाते हैं, विच इज नोन एज डाइपेडेसिस। डाइपेडेसिस जो है ये हमारे पास ये है कि कैपिलरी वॉल के साथ ये चिपके हुए होते हैं या उसके करीब जो है वो मौजूद है। ग्लैंडुलर ल्यूकोसाइट हेल्प इन डिटॉक्सिफाई
फॉरेन सब्सटेंसेस एंड रिलीज हेपरिन। हमारे पास ग्रेनुलर जो ल्यूकोसाइट्स हैं, WBC आर ऑफ टू टाइप, ए ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स एंड ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स। ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स वो हैं जिस पे ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर उसके साइटोप्लाज्म में मौजूद है, इसको हम ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट कहते हैं। और ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स की फंक्शन क्या है कि वो फॉरेन सब्सटेंसेस जो है उसकी डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, उसका जो जहरीलापन है वो खत्म करते हैं, एंड रिलीज हेपरिन, और साथ में हेपरिन को भी रिलीज करते हैं। इंक्लूड इजिनोफिल, बेजोफिल एंड न्यूट्रोफिल। तो हमारे पास ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट जो है वो एजिनोफिल है, बेजोफिल है एंड न्यूट्रोफिल्स हैं। एंड ये हमारे पास क्या है, अगर फॉरेन सब्सटेंस वो जो है टॉक्सिक, इसमें टॉक्सिन मौजूद है, टॉक्सिक सब्सटेंस इसमें मौजूद है, तो क्या करते हैं यही ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट इन सब्सटेंसेस की, इन फॉरेन सब्सटेंसेस की डिटॉक्सिफिकेशन और हेपरिन को रिलीज करते हैं और डिटॉक्सिफिकेशन को खत्म करते हैं। और इसमें हमारे पास न्यूट्रोफिल, एजिनोफिल एंड बेजोफिल्स जो है वो मौजूद हैं। आप देखें ल्यूकोसाइट्स के बारे में अगर हम बात करें तो लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स ए ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स आर फैगोसाइटिक प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ये जो हमारे पास ल्यूकोसाइट्स हैं ये ए ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स हैं। इसके साइटोप्लाज्म में डिफरेंट ग्रेन्यूल्स नहीं है, लेकिन इसके साइटोप्लाज्म में आप देखें तो आपको ग्रेन्यूल नजर आएगा। न्यूट्रोफिल, इजिनोफिल एंड बेजोफिल आर द granular leukocytes, but the lymphocytes and monocytes are the type of WBC which are a granular leukocytes। अच्छा, आर पेगोसाइटिक भी, इसको पेगोसाइटिक हम भी कह सकते हैं। आर द ल्यूकोसाइट्स आर पेगोसाइटिक एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स जो है ये पेगोसाइटिक है। पेगोसाइटिक मीन वो WBC के वो टाइप्स जो कि फॉरेन बॉडी को एनगल्फ करते हैं, इसको हम पेगोसाइटिक कहते हैं। इंक्लूड लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। अच्छा, मेगाकैरियोसाइट्स के बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर क्लास में बोर्ड पे हमने जो हीमोपाइसिस किया है, अगर आप लोग वो पढ़ें तो आपको इजीली समझ में आ सकता है। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम है तो क्लास में पूछ सकते हैं। स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ द ब्लड सेल। मेगाकैरियोसाइट्स जो हैं वो स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ द ब्लड सेल हैं, फ्रेगमेंट इनटू स्मॉल इर्रेगुलर पीसेस ऑफ द प्रोटोप्लाज्म कार थ्रोम्बोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। इसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, इर्रेगुलर पीसेस हैं अब द प्रोटोप्लाज्म, इसको हम क्या कहते हैं, एक को हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं और दूसरे को हम प्लेटलेट्स कहते हैं। हैव नो न्यूक्लियस, और इसमें कोई स्पेसिफिक न्यूक्लियस नहीं है। हैव अ ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म, और इसका जो साइटोप्लाज्म है उसमें ग्रेन्यूल मौजूद है, ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म है। एंड फंक्शन इन क्लॉट फॉर्मेशन, और इसकी जो फिजियोलॉजी है या इसका जो फंक्शन है वो क्या है, इन क्लॉट फॉर्मेशन, ब्लड को क्लॉट करने में अहम रोल प्ले करते हैं। अच्छा, प्लेटलेट्स जो है द थर्ड वन हमारे पास जो फॉर्म्ड एलिमेंट है, इसमें RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स जो है हम पढ़ते हैं। एंड प्लेटलेट्स आर आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स, आर स्मॉलेस्ट ऑफ द, हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट फॉर्म्ड एलिमेंट। न्यूक्लियस इसमें कम है, और न्यूक्लियस जो है इसमें नहीं है। कंस्टिट्यूट most of the mass, constitute most of the mass of blood, the blood। अच्छा, ये जो है ज्यादातर ब्लड क्लॉट जो है ये प्रोटीन एंड रिड्यूस ब्लड फ्लो क्लॉट एरिया। ये क्या रिलीज करते हैं, रिलीज करते हैं टू वेसो कंस्ट्रक्ट वेसल। सो कंस्ट्रक्ट का मतलब है वेसल्स का तंग होना, तो ये क्या करते हैं, सेरोटोनिन रिलीज करते हैं कि वेसल्स तंग हो जाए एंड रिड्यूस द ब्लड फ्लो टू द क्लॉट। ब्लड फ्लो जो है वो क्लॉट एरिया में जो है ब्लड फ्लो कम हो जाए, जिसके क्लॉट एरिया में, जिसके रिजल्ट में जो है क्या हो जाए, कोई क्लॉट बन जाए या ब्लड जो है वो
उधर एरिया जो है वो क्लॉट करे। अगर उधर आप देखते वेसल्स तंग होते हैं तो ब्लड फ्लो वहां पे कम हो जाता है, जिसके रिजल्ट में क्लॉट फॉर्मेशन इजीली जो है वो हो सकता है। सिक्रीट ग्रोथ फैक्टर्स टू मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ द ब्लड वेसल वॉल, ये जो है ग्रोथ फैक्टर भी जो है वो सिक्रीट करते हैं टू मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ द वेसल वॉल, ब्लड वेसल वॉल की जो इंटीग्रिटी है वो मेंटेन रखें एंड सर्वाइव 5 to 9 days। और ये प्लेटलेट्स जो है इसकी हाफ लाइफ कितना है, 5 to 9 days है। अच्छा, नॉर्मल वैल्यूज पे बात करते हैं। नॉर्मल वैल्यूज जो है वो क्या क्या है, इस पे हम बात करते हैं। सो द नॉर्मल वैल्यूज जो है आरबीसी मेल जो है 4.6 to 6.2 into 10 पर mm, ये जो है नॉर्मल आरबीसी वैल्यू है। आरबीसी हमारे बॉडी में कितना होना चाहिए, 4.6 से लेके 6.2 into 10 पर mm, और साथ में जो है फीमेल में 4.2 से लेके 5.4 into 10 mm। HB जो है मेल का होना चाहिए, हीमोग्लोबिन जिसे हम कह सकते हैं 13.5 to 16.5 ग्राम पर डेसीलीटर। फीमेल में हमारे पास होना चाहिए 12 to 15 ग्राम पर डेसीलीटर। हेमाटोक्रेट जो है हमें कितना होना चाहिए, मेल्स में 42 to 54% और फीमेल में जो हमारे पास है वो क्या है, वो 38 से 47% जो है वो होना चाहिए। ल्यूकोसाइड्स 4,500 to 11,500 पर mm जो है हमारे पास ये WBC ये होना चाहिए। न्यूट्रोपिल्स नॉर्मली 40 to 75, न्यूट्रोपिल्स जो है 75% होनी चाहिए। और एंड जो है एजिनोपिल 0 to 6% एंड मोनोसाइट्स 2 to 10% and basophil 0 to 1% and megakaryocytes which is known as platelets 150,000 to 400,000 per mm, this is the normal values। अच्छा, अभी जो है हम फिजियोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। अभी इससे पहले हमने जो बात की थी वो जो है हमने किस चीज के बारे में की थी, एनाटॉमी जो है वो हमने और साथ में फिजियोलॉजी पढ़ी है। अब वास्कुलर सिस्टम ब्लड प्रेशर और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं, डायस्टोलिक किसे कहते हैं, अब ये फिजियोलॉजी स्टार्ट हो गई है। तो वास्कुलर सिस्टम में हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर जो है देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर, द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, प्रेशर ड्यूरिंग कंट्रैक्शन फेज ऑफ द हार्ट। जब प्रेशर ड्यूरिंग कंट्रैक्शन, जब व्हेन द cardiac muscle and the ventricle chamber is going to contract, during the contraction the pressure is known as systolic blood pressure। when the heart is going to contract and the amount of the blood push into the aorta or into the body, this pressure is known as systolic blood pressure। normal value इसका कितना है, 90 to 140 mmHg, 140 90 to 140 mmHg। diastolic pressure, pressure during the relaxation phase of the heart, when the heart is going to relax after the contraction of the cardiac muscles, the heart is going to relax, the relaxation of the cardiac muscle is known as diastolic pressure। and this pressure, the normal pressure value is 60 to 90 mmHg। ये जो है नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। आप ये पॉइंट हमेशा नोट रखें कि ये नोट करें कि ब्लड प्रेशर जो है क्या है हमारे पास, when the blood exerted on the blood when blood is exerted on the blood vessel wall, तो उस टाइम जो रेजिस्टेंस, जो फोर्स होता है आर्टीरियल वॉल के साथ या ब्लड वेसल के साथ, दिस इज नोन एज ब्लड प्रेशर। और इसके टू टाइप्स हैं, और ये टू टाइप्स सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को अगर हम अगेन रिपीट करें तो व्हेन द हार्ट मसल इज गोइंग टू कंट्रैक्ट, आफ्टर द कंट्रैक्शन द ब्लड पंप into the whole body, this amount of blood pressure is known as systolic blood pressure। and diastolic blood pressure, when the heart is the cardiac muscle of the heart is going to relax after the contraction, the cardiac muscle is going to relax, this relaxation and the relative pressure is known as
डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो 60 to 90 mmHg है। अच्छा, नाउ जो है मीन आर्टीरियल प्रेशर क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं कि व्हाट इज मीन आर्टीरियल प्रेशर। मीन आर्टीरियल MAP जो है एवरेज प्रेशर इन द आर्टीरियल सिस्टम ओवर अ गिवन टाइम। एवरेज प्रेशर जो है हमारे पास अगर आर्टीरियल सिस्टम में एक स्पेसिफिक टाइम में हो तो इसको हम मीन आर्टीरियल प्रेशर कहते हैं। एंड द नॉर्मल वैल्यू इज 80 to 100 mmHg। 80 to 100 mmHg ये हमारे पास मीन आर्टीरियल प्रेशर है। अच्छा, मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है मैम, इसका फार्मूला है कि मैप इज इक्वल टू 2 into डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर फॉर एग्जांपल हमारे पास है 90, या जो है हमारे पास है 80 प्लस सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर जो है हमारे पास है 120। फॉर एग्जांपल 120 सिस्टोलिक प्रेशर है और डायस्टोलिक प्रेशर 80 है, तो इसको डायस्टोलिक प्रेशर इंटू 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 160 प्लस जो है हमारे पास क्योंकि 80 है एंड सिस्टोलिक प्रेशर 180 डिवाइड बाय 3, तो MEP is approximately 60 mmHg। मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है हमारे पास कितना आएगा, 60 mmHg इज नेसेसरी टू परफ्यूज कोरोनरी आर्टरी, ताकि ये जो मीन आर्टीरियल प्रेशर है उसके लिए जो है कोरोनरी आर्टरी के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो क्या करें, ब्रेन और किडनी के लिए कि ब्लड सप्लाई करें। समझ आ रही है? तो दिस इज द मीन आर्टीरियल प्रेशर। अच्छा, अब हम बात करते हैं सेंट्रल वेनस प्रेशर के बारे में। सेंट्रल वेनस प्रेशर और CVP क्या है? रिफ्लेक्ट्स सेंट्रल वेनस प्रेशर है, ये हमारे पास राइट आर्टीरियल प्रेशर को रिफ्लेक्ट्स करते हैं। मीन डिपेंड ऑन द राइट आर्टीरियल प्रेशर इन्फ्लुएंस बाय चेंज इन द राइट वेंट्रिकुलर फंक्शन। और ये जो है चेंज कब होगा, इसमें इन्फ्लुएंस कब आएगा, जब जो है राइट वेंट्रिकुलर फंक्शन में जो है वो चेंजेस आएंगे, तो इसमें भी जो है इन्फ्लुएंशन होगा। मैयर विद अ कैथेटर प्लेस्ड इन अ सुपीरियर वेना केवा जस्ट अबव द राइट एट्रियम। और हम इसे मैयर कैसे कर सकते हैं कि हम किसी कैथेटर को जो है वो सुपीरियर वेना केवा से थोड़ा सा अबव राइट एट्रियम की जगह पे रखें तो हम महसूस कर सकते हैं। सेंट्रल वेनस प्रेशर जो है उसका पर्पस, मकसद क्या है, असेस ब्लड वॉल्यूम स्टेटस। इसको जो है हमें ब्लड वॉल्यूम स्टेटस जो है वो असेस करना है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड्स की एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत ज्यादा लाजमी है। सैंपलिंग ऑफ ब्लड, ब्लड का जो सैंपलिंग है वो भी हम इसके जरिए कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ द सिस्टोलिक प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो इस पे भी हम देख सकते हैं। एंड असेसमेंट ऑफ द राइट वेंट्रिकुलर प्रीलोड, ये जो है आप लोगों के लिए नहीं है, लेकिन आप लोगों को सिर्फ पता होना चाहिए, वाइवा में आपसे पूछ सकते हैं। नॉर्मल वैल्यू जो है CVP का मोर देन 6 mmHg एंड राइट आर्टीरियल प्रेशर जो है ये हमारे पास 2 to 6 mmHg होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दिस इज द सेंट्रल वेनस प्रेशर। तो आप देखें, हमने जो है फिजियोलॉजी जब स्टार्ट की है तो फिजियोलॉजी में हमने ब्लड प्रेशर के बारे में बात की है कि ब्लड प्रेशर जो है हमारे पास वो प्रेशर है, ब्लड का और हार्ट का वो प्रेशर जो हमारे पास एक्सर्टेड ऑन द ब्लड वेसल या शो रेजिस्टेंस ऑफ द ब्लड वेसल इज नोन एज ब्लड प्रेशर। आप इजीली ये भी कह सकते हैं कि हार्ट जो ब्लड पंप करते हैं और जितना प्रेशर से वो वेसल्स में जाते हैं, दिस इज नोन एज ब्लड प्रेशर। लेकिन इसके टू टाइप्स हैं। The first one is systolic blood pressure and the second one is diastolic blood pressure. Systolic blood pressure जो है अगर ये हम define करें तो when the cardiac muscle of the heart, especially the ventricle chamber, is going to contract, the amount of the blood push into the vessels and going to the body, this amount of the pressure is known as systolic pressure। और इसकी जो normal value है approximately 90 to 140 mmHg। and diastolic blood pressure during the relaxation phase, after the contracting muscles
they are going to relax, and during the relaxation phase the amount of the blood sucks from the body, this sucking of the blood pressure is known as diastolic blood pressure, and the normal value is 60 to 90 mmHg. मीन आर्टीरियल प्रेशर के बारे में भी हमने बात की कि दिस इज द एवरेज प्रेशर इन द आर्टीरियल सिस्टम ओवर अ गिवन टाइम. तो एंड द नॉर्मल वैल्यू इज 80 to 100 mmHg. This is the formula of the mean arterial pressure. 2 into the diastolic pressure plus systolic pressure divided by 3. Approximately 60 mmHg is necessary to perfuse coronary artery, brain and also kidney. तो ये जो है इसमें शामिल है. सेंट्रल वेनस प्रेशर के बारे में अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्ट्स ऑन द राइट आर्टीरियल प्रेशर, और अगर राइट वेंट्रिकुलर में फंक्शन में चेंज आते हैं तो ये उसके साथ इन्फ्लुएंशन जो है वो शो कर सकते हैं. Meyer by the catheter placed in the superior vena cava just above the right atrium. ये जो है कैथेटर आप सुपीरियर वेना केवा के जरिए रख थोड़ा सा ऊपर राइट एट्रियम पे रखें तो हम जो है सीवीपी मेजर कर सकते हैं. इसकी जो पर्पस है उसके बारे में भी हमने बात की कि ब्लड वॉल्यूम की स्टेटस को असेस करना, फ्लूइड की एडमिनिस्ट्रेशन करना एंड आल्सो सैंपलिंग करना, मेजरिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक ऑक्सीजन को चेक करना एंड आल्सो असेसमेंट ऑफ द राइट वेंट्रिकुलर प्रीलोड. आप जो है राइट वेंट्रिकुलर की प्रीलोड के बारे में भी आप जो है जान सकते हैं, और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो है सीवीपी. सीवीपी जो है सेंट्रल वेनस प्रेशर इज मोर देन 6 mmHg, और राइट आर्टीरियल प्रेशर में आरएपी में हमारे पास 2 to 6 mmHg जो है ये इसकी वैल्यू है. तो आज तक इधर तक काफी है. अगर किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं. जी, एनी क्वेश्चन? ग्रुप भी मौजूद है, आप ग्रुप में भी कर सकते हैं. 5 मिनट बाद जो है फर्स्ट एड का क्लास स्टार्ट होने वाला है, तो अगर कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं. ओके, थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.